त्रिशूल एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद मिया। इस टॉपिक में हम जानेंगे कि सामान्य वस्तु किसे कहते हैं, निम्न स्तरीय वस्तु किसे कहते हैं, स्थानापन्न वस्तु किसे कहते हैं और पूरक वस्तु किसे कहते हैं। तो इस टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो की सूचनाएं आप तक पहुंचती रहे। और जिन साथियों ने पहले ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमें फेसबुक पेज, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तीनों की आईडी एक ही है, त्रिशूल एजुकेशन, त्रिशूल एजुकेशन, त्रिशूल एजुकेशन। तो पहली वस्तु हम लेते हैं कि सामान्य वस्तु। कि सामान्य वस्तु किसे कहते हैं, इंग्लिश में उसको कहते हैं नॉर्मल गुड्स। तो ये नॉर्मल गुड्स क्या होती हैं, ये सामान्य वस्तुएं क्या होती हैं, इसकी परिभाषा भी नजर डालते हैं कि उस वस्तु को सामान्य वस्तु कहते हैं कि जिसकी मांग उपभोक्ता की आय बढ़ने पर बढ़ती है और उपभोक्ता की आय घटने पर घटती है। जैसे उदाहरण लिखे हुए गेहूं का है, चावल का है, दालें हैं, अच्छे वस्त्र हैं, आम है, सेब है, लीची, बादाम, अखरोट, घी, टीवी और मोबाइल जो है वो ब्रांडेड। इस प्रकार की जो वस्तुएं होंगी वो सामान्य वस्तु के अंतर्गत आएंगी। तो परिभाषा क्या बतला रही है कि जब उपभोक्ता की आय बढ़ती है, या हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे उपभोक्ता की आय बढ़ती है वैसे वैसे सामान्य वस्तुओं की मांग भी बढ़ती है। और इसका उल्टा क्या होता है कि जैसे जैसे उपभोक्ता की आय घटती है तो सामान्य वस्तुओं की मांग भी घटती है। इस प्रकार से यह है सामान्य वस्तु। तो सामान्य वस्तु को हम फिगर पे कैसे लेंगे, इसके लिए हमें यहाँ पे दो अक्ष लेने पड़ेंगे। ठीक है, एक हो गया हमारा एक्स अक्ष, यहाँ पे ओ लिखेंगे, यहाँ पे हम वाई लिखेंगे। ओके, और इस ओ वाई अक्ष पर हम क्या करेंगे, आई लेंगे। ओके जी, और यहां पर हम लेंगे मांग को लेंगे। तो मांग हम क्या कर सकते हैं, इसमें से किसी भी वस्तु को उठा सकते हैं कि जैसे हमने ले लिया यहां से आम क्योंकि खाने में बड़ा स्वादिष्ट होता है, खाने में कैसा होता है, टेस्टी होता है। और आम भी क्या होते हैं, कई किस्म के मार्केट के अंदर आते हैं, वो भी अलग अलग रेट के आते हैं। अब देखिए कि क्या होता है कि जैसे व्यक्ति की इनकम बढ़ती है, इनकम यहां से ऊपर की ओर बढ़ेगी आय, और मांग इधर की तरफ बढ़ेगी। ऐसी स्थिति में जो मांग का कर्व होगा, डिमांड का, वो इस प्रकार से ऊपर की ओर जाएगा। ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर जाएगा और यहां पे लिखेंगे डी। अब ये ऊपर की तरफ क्यों जा रहा है, इसका एक बिंदु यहां पे लेते हैं। ओके, एक बिंदु और यहां पे ले दिया हमने, नीचे को यहां पे लिख देंगे एन, और इसी को यहां पे लिख देंगे, और ये हो गया हमारा वाई। ठीक है, तो पहला क्या है कि जब आय इतनी है तो उस समय आम की डिमांड ओ एन है। ठीक है, यानी कि ओ वाई आई पर मांग कितनी है, ओ एन है, किसकी, आम की। अब क्या होता है कि व्यक्ति की इनकम बढ़ती ऊपर की ओर जाएगा। ठीक है, इसको यहां मिलाते हैं तो व्यक्ति की इनकम क्या हो जाती है, y से बढ़कर y1 हो जाती है। तो उसके जवाब में देखिए कि जो डिमांड है क्या आम की, वो क्या हो जाती है, ON से बढ़कर ON1 हो जाती है। इतनी डिमांड बढ़ जाती है, कब बढ़ती है कि जब उपभोक्ता की आय यहां से लेकर यहां तक बढ़ती है। ओके, आम की डिमांड बढ़ गई। अब यदि उपभोक्ता की आय और बढ़ती है और यह y1 से y2 हो जाती है तो इसको यहां मिलाएंगे। ठीक है, और यहां लेंगे और यहां पे लिख देंगे N2। अब देखिए, और इनकम इतनी बढ़ी, इतनी इनकम और बढ़ी, तो उसके जवाब में देखिए आम की मांग क्या हो गई, और बढ़ गई। तो क्या हो रहा है कि जैसे जैसे इनकम इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, वृद्धि हो रही है, वैसे वैसे मांग भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। किसकी, आम की। इसलिए ये जो डी कर्व है ये हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड है, और हमारा ये राइट हैंड है, अर्थात यह बाएं से दाईं तरफ ऊपर की ओर उठ रहा है।
तो इस प्रकार से सामान्य वस्तुओं की जो मांग होती है, ठीक है, वो होती है धनात्मक। धनात्मक अर्थात जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे क्या होता है, जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे मांग बढ़ती है। अब उल्टा क्या होगा, यदि इनकम क्या होती है Y2 से Y1 पे आती है, यदि यहां उल्टा देखेंगे इसको कि इतनी इनकम गिर के यहां पहुंच जाती है, तो डिमांड पे क्या असर पड़ेगा कि डिमांड भी यहां से घटकर, ठीक है, ये उल्टा चलेगा, ठीक है, और ये भी घट जाएगा, अर्थात इतना का पूरा क्या हो जाएगा, हिस्सा साफ हो जाएगा और हम फिर पुरानी स्थिति पर पहुंच जाएंगे। और इनकम क्या होती है, गिरती है तो मांग क्या हो जाएगी और पीछे हटेगी और हम OY इनकम पर आम खरीद पाएंगे। तो इस प्रकार से जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आम की मांग बढ़ेगी सामान्य वस्तु के संदर्भ में, और जैसे जैसे आय घटेगी वैसे वैसे आम की मांग भी घटेगी। तो इस प्रकार से ये हुआ सामान्य वस्तु, ये हुआ सामान्य वस्तु और ये उसका रेखा चित्र। अब इसके बाद सामान्य वस्तु का जो उल्टा होता है वह होता है निम्न स्तरीय वस्तु, या इसको कहते हैं हीन वस्तु। ये दूसरे नंबर की वस्तु है, ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं इंफीरियर गुड्स। अब घटिया किस्म की वस्तु किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा को भी देख लेते हैं कि उस वस्तु को निम्न स्तरीय हीन या घटिया वस्तु कहते हैं जिसकी मांग उपभोक्ता की आय बढ़ने पर घटती है। उपभोक्ता की आय बढ़ने पर घटती है और उपभोक्ता की आय घटने पर बढ़ती है। क्या कहा जा रहा है कि जो निम्न स्तरीय वस्तुएं हैं, यदि उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो उनकी मांग क्या हो जाती है, घटती है, और उपभोक्ता की आय घटने पर बढ़ती है मांग। तो जैसे ये कौन सी वस्तुएं हो सकती है, निम्न स्तरीय वस्तुएं, ये हीन वस्तुएं, ये घटिया वस्तुएं कौन कौन हो सकती है। उदाहरण के लिए जैसे मोटे अनाज, जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का, इनका जो टेस्ट होता है वो क्या होता है, जैसे गेहूं है, चावल है, इसकी तुलना में क्या होता है, फीका होता है, कम स्वादिष्ट होता है, खाने में थोड़ा कठिनाई होती है। ओके, इसी प्रकार से घटिया कपड़े, एक तो ब्रांडेड कपड़े होते हैं और एक होते हैं घटिया कपड़े जिनको कि बहुत ही निम्न तबके का या बहुत ही गरीब आदमी क्या करता है, प्रयोग में लाता है। ओके, इस प्रकार से वनस्पति घी आता है, इसी प्रकार से जो वनस्पति तेल आता है वह भी क्या है, घटिया वस्तु का उदाहरण है। जो नॉन ब्रांडेड मोबाइल हैं वो भी किसमें आएंगे, निम्न स्तरीय वस्तु के अंतर्गत आएंगे, क्योंकि इनका जो उपभोग करता है निम्न स्तरीय वस्तु का वह गरीब आदमी करता है। इनका प्राइस भी कम होता है, ठीक है, और जो सामान्य वस्तु है उसका प्राइस क्या होता है, ज्यादा होता है। अर्थात सामान्य वस्तु का उल्टा निम्न स्तरीय वस्तु और निम्न स्तरीय वस्तु का उल्टा सामान्य वस्तु। तो यहां पर क्या होगा कि सामान्य वस्तु का जो उल्टा होगा निम्न स्तरीय वस्तु। अब यहां पे देखेंगे कि जैसे जैसे उपभोक्ता की आय क्या होती है, बढ़ती है, तो यहां पर डिमांड क्या होती है, घटती है। यहां पे लिखेंगे Y और यहां पे, ठीक है, यहां पे मांग लिख लेते हैं। अब किसकी मांग देखते हैं, इसी में लिख लेते हैं मक्का, ठीक है, मक्का तो आपने खाई होगी जिसे कि हम भुट्टा भी कहते हैं। ओके, और यहां पर वही हम आय को दर्शाएंगे। तो यहां पर जो मांग वक्र होगा, यहां पर तो क्या है, ऊपर की ओर जा रहा है, इसका जो ढाल या स्लोप है वह पॉजिटिव है। यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव ऋणात्मक ढाल इस प्रकार से जाएगा, डी और डी, ये मांग वक्र है। ओके जी, इसका एक बिंदु लेते हैं, यहां पर माना कि उपभोक्ता की आय है O से लेकर Y तक, इतनी इनकम है, तो ऐसे में क्या करेंगे, हम इस रेखा को आगे बढ़ाएंगे और यहां पर एक बिंदु डिमांड कर लीजिए, खींचेंगे। अब देखिए यहां पे जब व्यक्ति की आय OY है तो उस समय यहां से लेकर और अर्थात O से लेकर N तक मक्का की मांग है। ओके, लेकिन
होता क्या है कि उपभोक्ता की आय बढ़कर ऊपर की ओर जाएगी और ये हो जाती है Y1, तो इसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। और उसके बाद इसको नीचे लाते हैं तो क्या होगा कि मांग क्या हो गई, जैसे ही इनकम बढ़ी तो इसकी मांग क्या हो गई, घटी। मांग क्या हो गई, पहले यहां तक थी, जब क्या था, इनकम यहां तक है, इनकम Y से Y1 हुई तो डिमांड N से घटकर N1 हो गई। अब मांग इतनी हो गई है, इतना पीछे गया, क्यों गया, इनकम बढ़ चुकी है। क्योंकि व्यक्ति मक्का मक्का जैसे मैं पहले बता चुका हूं, इसके हम रोटी खाएंगे तो लगातार बेकार लगती है, ओके, स्वाद फीका लग जाता है, खाने में क्या दिक्कत होती है, तो व्यक्ति क्या करेगा, इसको ज्यादा थोड़ी करेगा कि मेरी इनकम बढ़ रही है तो मैं मक्का क्या करूंगा और खरीदूंगा, तो मक्का के जगह क्या कर लेगा, गेहूं खरीदना शुरू करेगा, इसलिए इसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम होती चली जाएगी। अब यदि क्या होता है कि इनकम का एक लेवल और दे देते हैं, इनकम बढ़कर Y2 हो जाती है, इसको यहां मिलाएंगे और इसको नीचे ले लेते हैं और यहां पे लिख देंगे N2। अब देखिए इनकम और बढ़ी तो मक्का की जो डिमांड है इधर की तरफ और घट रही है, उल्टा चल रहा है, ठीक है, कि इनकम अर्थात उपभोक्ता की आय बढ़ रही है जैसे जैसे, तो वैसे वैसे मक्का की डिमांड क्या हो रही है, कम हो रही है। और इसके विपरीत देखेंगे क्या होगा, यदि आय घटती, इतना बॉक्स के कम कर देते हैं तो उसके जवाब में क्या होगा, यदि इनकम यदि घटती है तो इतना क्या हो जाएगा, फिर हमारी डिमांड बढ़ जाएगी, घटने से डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और यदि आय फिर और नीचे आती है तो ठीक है, तो डिमांड फिर बढ़ेगी। तो कहने का अर्थ क्या है कि निम्न स्तरीय जो वस्तुएं होती हैं कि जैसे जैसे उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो निम्न स्तरीय वस्तुओं की मांग घटती है। क्यों घटती है, जैसे मक्का के बारे में बोला, मक्का नहीं खरीदेगा व्यक्ति, उसकी जगह क्या करेगा, सामान्य वस्तु को परचेज करने लग जाएगा, गेहूं को परचेज करने लग जाएगा। लेकिन उल्टा होता है कि उसकी इनकम घटेगी, ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा कि ये जो डिमांड है ये क्या कर देगी, इधर को चलना शुरू कर देगी। यदि क्या होती है, इनकम और घटती है तो डिमांड क्या हो जाएगी और इधर को चलना शुरू कर देगी, ओके, कि इनकम घटेगी तो डिमांड बढ़ेगी और इनकम बढ़ेगी तो डिमांड घटेगी। ये किसके संदर्भ में होता है, ऐसा जो होता है वह निम्न स्तरीय या इंफीरियर गुड्स के संदर्भ में होता है। ऐसी स्थिति में जो डिमांड कर्व है इसका जो ढाल हो जाता है ऋणात्मक हो जाता है, अर्थात इनकम का जो यहाँ पे इफेक्ट है, आय का जो प्रभाव है, आय प्रभाव क्या होता है, घटिया किस्म की वस्तुओं पर ऋणात्मक होता है। कैसा होता है, ऋणात्मक होता है, जबकि यहाँ पर आय प्रभाव धनात्मक है, क्योंकि जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है तो डिमांड भी क्या हो रही है, बढ़ रही है, और इनकम घट रही है तो डिमांड भी क्या हो रही है, घट रही है। तो इस प्रकार से ये दो प्रकार की वस्तुएं हो गई। तो सामान्य वस्तु का उल्टा निम्न स्तरीय वस्तु, निम्न स्तरीय वस्तु का सामान्य वस्तु। अगली जो तीसरी वस्तु हमारे पास है उसे कहते हैं स्थानापन्न वस्तुएं, या उसको सब्स्टिट्यूट्स गुड्स के नाम से जाना जाता है। अब ये सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होती है इसको समझ लेते हैं कि वे वस्तुएं जो एक दूसरे के स्थान पर उपभोग की जाती हैं, एक दूसरे के स्थान पर, अर्थात हम इन दो वस्तुओं को एक साथ उपभोग नहीं कर सकते हैं। जैसे कौन वस्तु हैं, जैसे चीनी और गुड़, दोनों का स्वाद कैसा है, मीठा है, तो हम क्या करेंगे, यदि हमने क्या करना है, चाय पीनी है तो उसमें क्या करेंगे, चीनी भी डालेंगे और गुड़ भी डालेंगे, दो चीज डालेंगे, अर्थात हम चीनी नहीं है तो गुड़ का यूज करेंगे चाय पीने में, ओके, और गुड़ नहीं है तो चीनी का यूज करेंगे, क्योंकि दोनों का स्वाद क्या है, मीठा है। इसी प्रकार से यहां पे ले लेते हैं चाय और कॉफी, ठीक है, यदि हम चाय बनाते हैं तो चाय पियेंगे, अलग से पियेंगे, ठीक है, और कॉफी बनाएंगे तो कॉफी पियेंगे, कि ऐसा करेंगे कि कॉफी भी और चाय भी एक साथ बना देंगे उसका, ठीक है, तो क्या होगा, स्वाद खराब हो जाएगा, और स्वाद खराब होने से स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है, ओके। तो इस प्रकार से चाय और कॉफी एक दूसरे की स्थानापन्न वस्तु हुई, अर्थात चीनी नहीं है तो गुड़ डाल सकते हैं, गुड़ डाल सकते हैं हलवे में, ठीक है, चाय में भी, जहां जहां
जरूरत पड़ रही है, चीनी के स्थान पे गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। गुड़ नहीं है तो चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि चाय, हमारे घर पर चाय पत्ती उपलब्ध नहीं है, यदि कॉफी है तो कॉफी क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे। कॉफी उपलब्ध नहीं है तो चाय यूज कर लेंगे। तो इस प्रकार से ये जो वस्तुएं होती हैं ये हमारी एक ही आवश्यकता को पूरा करती है। क्या करती है? एक ही आवश्यकता को पूरा करने का काम करती हैं। तो इस प्रकार से ये होगी स्थानापन्न वस्तु या सब्स्टिट्यूट्स गुड्स। अब सब्स्टिट्यूट्स गुड्स के संदर्भ में देखते हैं कि यदि इन दोनों के प्राइस में या इन दोनों के प्राइस में, कीमत में परिवर्तन हो जाता है तो मांग पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। यदि क्या होती है कि चीनी अपनी जगह वही कीमत रहती है, यदि 40 रुपए किलो चीनी चल रही है, 40 रुपए ही है, और गुड़ भी 40 रुपए चल रहा है, तब तो आप क्या करेंगे, इसको खरीदे चाहे इसको खरीदे, बात एक ही है। इनका रेट भी चाय और कॉफी का एक ही है, तब तो आप कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन चीनी और गुड़ के रेट में यदि परिवर्तन हो जाए, रेट में परिवर्तन हो जाए और चीनी क्या है, माना कि चीनी पहुंच गई आपकी कितनी, 50 रुपए किलो, और इधर गुड़ रह गया 40 रुपए किलो, तो आप क्या करेंगे कि चीनी की डिमांड कम करेंगे, चीनी को कम खरीदेंगे और गुड़ को ज्यादा खरीदना शुरू कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि चीनी की जो मांग है वह घटेगी और गुड़ की मांग क्या होगी, बढ़ेगी। ओके, ऐसा किसके संदर्भ में होता है, अस्थानापन्न वस्तुओं के संदर्भ में होता है। तो इस प्रकार से इसका फिगर यहां पे ले लेते हैं। ये हो गया x, ये हो गया o और ये हो गया y। ओके, तो यहां पर हम एक वस्तु ले लेते हैं। यहाँ पे कौन सी दिखानी है, यहाँ पे क्या दिखाना है, तो ऊपर वाले पे हम दिखाएंगे कीमत। ओके, अब कीमत किसकी दिखाएंगे, कीमत हम बात कर रहे हैं कि चीनी, यहाँ पे दिखा देते हैं चीनी मीठी होती है। ओके, और नीचे वाले पे दिखा लेंगे गुड़, अर्थात जो हमारा एक्स अक्ष है इस पे गुड़ आ जाएगा। ओके जी, अब देखिए चीनी और गुड़ की बात हम कर रहे हैं, तो इसका जो डिमांड कर्व होगा ये भी ऊपर की ओर ही जाएगा, ठीक है, ये डी के रूप में होगा। और देखिए सबसे पहले एक हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर चीनी का प्राइस लेना पड़ेगा। ये माना कि चीनी का प्राइस है ओपी यहाँ पे, और उस समय डिमांड है गुड़ की ON। ओके, की प्राइस है ओपी, इतना बॉक्स है, और इतनी उस समय गुड़ की क्या है, मांग है, ठीक है। गुड़ की यहाँ पे मांग दिखाई जा रही है, इस पे ध्यान नहीं देना, ये दूसरे वाले का है, ठीक है, ये मांग के लिए। अब क्या होता है कि चीनी का मूल्य बढ़कर यहां से P1 हो जाता है, तो इसको यहां मिलाएंगे और इसको यहां करेंगे, तो चीनी का यदि मूल्य बढ़ता है तो इसका मतलब क्या होगा, गुड़ सस्ता हो जाएगा, और ऐसी स्थिति में इधर गुड़ की मांग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ जाएगी, यहां से यहां के बीच, अर्थात N से N1 के बीच इतनी गुड़ की मांग बढ़ जाएगी। क्यों, कि चीनी महंगी हो चुकी है। ओके, और क्या होता है कि चीनी और महंगी होती है तो क्या होगा, इसका प्राइस और ऊपर जाएगा, P2 पे जाएगा, और डिमांड क्या होगी, गुड़ की में से N2 पर पहुंच जाएगी। ओके, इस प्रकार से देखिए कि जैसे जैसे चीनी का प्राइस ऊपर जा रहा है तो गुड़ की डिमांड बढ़ रही है। अब ये क्यों बढ़ रही है, ये इसलिए बढ़ रही है क्योंकि चीनी महंगी हो रही है और गुड़ क्या हो रहा है, सस्ता हो रहा है। तो व्यक्ति क्या करेगा, सस्ता लेना पसंद करेगा, तो इसलिए गुड़ की जो मांग है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। अब ऐसा नहीं है कि गुड़ सस्ता हो ही हो, कभी क्या हो सकता है कि गुड़ महंगा हो जाए और चीनी सस्ती हो जाए, तो क्या होगा, तब भी ऐसा ही होगा। कैसे, कि हमने गुड़ लिखा है तो गुड़ को हम यहाँ ले जाएंगे और चीनी को उठाकर यहाँ ले जाएंगे। तो इस प्रकार से यदि गुड़ का प्राइस ऊपर जाएगा तो चीनी की डिमांड क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी, और उल्टा भी होगा, यदि प्राइस नीचे गिरता है तो फिर क्या होगा, डिमांड धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। तो दोनों वस्तुओं के संदर्भ में एक ही जैसा नियम क्या होगा, यहाँ पर लागू होगा। नेक्स्ट जो गुड्स है वह है पूरक वस्तुएं, या जिसको इंग्लिश में कहते हैं कंप्लीमेंट्स गुड्स या कंप्लीमेंट्री गुड्स। तो कंप्लीमेंट्री गुड्स या पूरक वस्तुएं किसे कहते हैं,
इसकी परिभाषा को देख लेते हैं कि वे वस्तुएं जो एक साथ उपभोग या प्रयोग की जाती हैं पूरक वस्तुएं कहलाती हैं। पूरक वस्तुएं एक साथ प्रयोग की जाती हैं। कुछ उदाहरण भी लिए हैं, जैसे पेन और स्याही, इसी प्रकार से चाय और चीनी, कार और पेट्रोल, जूता और मोजा। तो इस प्रकार से पूरक वस्तुओं का जब भी हम या जो भी है वो उपभोक्ता कहलाता है, प्रयोग करता है जीवन में, तो दोनों का एक साथ करता है। कि जैसे कि हमने बात की पेन और स्याही। पेन कब काम करेगी? जब उसमें स्याही होगी। तो पेन भी हमारे पास होनी चाहिए और स्याही भी होनी चाहिए, ठीक है। कि पेन में स्याही भी होनी चाहिए और पेन भी होनी चाहिए, तभी जाके वो काम करेगी लिखने का। अदरवाइज क्या होगा? काम नहीं करेगी। जब हम मार्केट से क्या करते हैं, पेन को परचेज करते हैं तो रिफिल जरूर चेक करते हैं कि चल रही है कि नहीं चल रही है। इसी प्रकार से देखिए चाय और चीनी। चाय और चीनी भी क्या होगा? एक साथ उपभोग की जाती है। जब चाय बनाते हैं तो उसमें चीनी डाली जाती है। जब चाय बनाते हैं हम घर में तो उसमें चीनी डालते हैं, तो दोनों का सेवन किया जाता है, एक साथ किया जाता है। इसी प्रकार से कार और पेट्रोल। यदि हमारे पास कार है तो उसको चलाने के लिए पेट्रोल की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो यदि इनको अलग अलग कर दे जाए तो फिर क्या होगा? कार खड़ी हो जाएगी, नहीं चलेगी आगे। तो कार चलाने के लिए पेट्रोल जरूर चाहिए, ठीक है। लेकिन हमारे पास पेट्रोल है और यदि कार नहीं है तब तो पेट्रोल किसी काम का नहीं है, और यदि कार है और पेट्रोल नहीं है तब भी कार किसी काम का नहीं है। तो इसलिए कार को चलाने के लिए पेट्रोल जरूरी है। ओके, तो इस प्रकार से इन दोनों का प्रयोग एक साथ करेंगे। अगला क्या होगा? जूता और मोजा। जूता और मोजा हम क्या करते हैं? एक साथ पहनते हैं काम चलाने के लिए। तो आजकल क्या हो रहा है? जूता ही जूता पहन रहे हैं, लेकिन आनंद कब आएगा? जो उसके अंदर मोजा भी हो, सॉफ्ट लगेगा। इसलिए मोजा और जूता एक साथ प्रयोग किए जाते हैं, एक साथ पहने जाते हैं आदमियों के द्वारा, इंसान के द्वारा। ओके, इनका प्रयोग अलग अलग नहीं करते, जो मैंने आपको कुछ यहाँ पे उदाहरण बताए। अब बात आती है, ये तो हो गई पूरक वस्तुएं। लेकिन यदि जैसे पेन और स्याही है, इनमें से क्या होता है? जैसे पेन और स्याही का उदाहरण ले लेते हैं कि जैसे पेन है और ठीक है स्याही है। तो पेन है 5 रुपए की, ओके जी, स्याही है 2 रुपए की। ओके, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ये आदमी इसको परचेज कर लेगा, इन दोनों को परचेज कर लेगा। यदि अलग अलग है, पेन क्या है? लिखने वाली निब वाली है, तो फिर क्या होगा? पेन अलग लेंगे और स्याही अलग लेंगे। तो दोनों का रेट एक बार तो क्या होगा? होगा ही होगा, जहां से उसका स्टार्टिंग रेट होगा। ओके, लेकिन क्या होता है? पेन का रेट बढ़कर क्या हो जाता है? 10 रुपए हो जाता है। तो इसके जवाब में क्या होगा? जो स्याही की डिमांड है, स्याही की डिमांड क्या हो जाएगी? गिर जाएगी। स्याही की डिमांड क्या हो जाएगी? घट जाएगी, क्योंकि पेन महंगी हो चुकी है। तो इसलिए पेन महंगा होने पर स्याही क्या होगी? उसकी डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है। लोग कम लेंगे तो उसका परिणाम क्या होगा? कि पेन भी कम ही बिकेंगी। तो इसको रेखा चित्र पे देखिए कि कैसे आता है, ये कैसे हम इसका रिप्रेजेंटेशन करेंगे। यहाँ पे x हो गया और यहाँ पे इस प्रकार से, और हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं स्याही, ठीक है। स्याही की मांग को लिख लेते हैं और यहाँ पर पेन का मूल्य लिख लेते हैं। किसमें है? रुपीज में है। हमने इसको दिखाना है, तो इसका जो डिमांड कर्व होगा ये निगेटिव अर्थात ऋणात्मक ढाल वाला होगा। तो इस अक्ष पर हमने स्याही की मांग को दर्शा दिया और यहाँ पर पेन का मूल्य ले लिया। तो पहला एक मूल्य लेना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर पी मूल्य है, इसको यहाँ मिलाएंगे डिमांड कर्व से, यहाँ से नीचे की तरफ इसको ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे हम एन लिख देंगे। तो इस प्रकार से देखिए, यहाँ से और यहाँ तक जब प्राइस क्या है? इतना है, ओ से लेकर पी तक प्राइस है, मूल्य है पेन का, तो उस समय स्याही की डिमांड है इतनी, ओ एन, इतना बड़ा बॉक्स है पूरा। ओके, अब क्या होता है कि पेन का प्राइस बढ़ जाता है और वो P1 हो जाता है, इसको यहां मिलाएंगे। ओके, और इसको नीचे ले जाएंगे और यहां पे लिखेंगे N1। अब देखिए कि जैसे ही पेन का प्राइस बढ़ा तो क्या हुआ? स्याही की डिमांड क्या हो गई? घट गई। N से N1 हो गई, पीछे की ओर जा रही है, एरो लगा रखा है इधर को। कब? जब प्राइस क्या हुआ? अप गया, बढ़ा। तो क्या बदला रहा है कि जो पेन और स्याही है वह आदमी एक साथ प्रयोग करता है, लेकिन यदि पेन का मूल्य बढ़ जाए
तो स्याही पर क्या असर पड़ेगा कि स्याही की डिमांड गिर जाएगी। अर्थात स्याही इधर एरो लगा रखा, गिर गई क्योंकि प्राइस उसका बढ़ चुका है। और भी क्या होगा, पेन का दाम बढ़ता है तो स्याही का क्या होगा और डिमांड क्या होगा, कम होगा। और इसका उल्टा भी होगा कि यदि क्या होगा कि पेन का दाम गिरता है तो फिर तो स्याही की डिमांड पुनः बढ़ जाएगी। ओके, ऐसा क्या होगा कि यदि हम पेन को उठाकर यहां रख दें और स्याही को उठाकर यहां रख दें तो जो प्रभाव मैंने यहां पे बताया वही प्रभाव इस पे पड़ने वाला है। तो इससे क्या होगा, एक बार पुनः बता देते हैं। रेखा चित्र में हमने आपको क्या बताया कि यदि हमने इस अक्ष पर स्याही की मांग रख दी, ओके, और इस अक्ष पर पेन का मूल्य रख दिया, तो पहला प्राइस लिया ओपी, उस समय डिमांड थी यहां पर ज्यादा थी, लेकिन जैसे ही पेन का प्राइस बढ़ा तो इधर क्या हुआ, इधर की तरफ मांग घट गई, किसकी, स्याही की, क्योंकि पेन का मूल्य बढ़ चुका है। तो इस प्रकार से पेन का मूल्य बढ़ने से स्याही की मांग क्या हुई, घट गई। तो इसी प्रकार से ये जो पूरक वस्तुएं हैं इस प्रकार से ये रेखा चित्र पर दर्शाई जाएंगी। ओके, तो इस प्रकार से जो पूरक वस्तुओं का मांग वक्र होता है यह कैसे ढाल वाला होता है, यह ऋणात्मक ढाल, अर्थात जो भी वक्र नीचे की ओर गिरता है वह ऋणात्मक ढाल वाला होता है, और जो ऊपर जाता है वह पॉजिटिव स्लोप वाला होता है। तो इस प्रकार से इस लेक्चर में मैंने आज 4 बातें कवर की। पहला बताया आपको कि सामान्य वस्तु, फिर निम्न स्तरीय वस्तु, फिर स्थानापन्न वस्तु और पूरक वस्तु। तो यहां पर जो सामान्य वस्तु और पूरक ये एक दूसरे के उल्टा है, विलोम है। सामान्य वस्तु का उल्टा निम्न स्तरीय वस्तु, निम्न स्तरीय वस्तु का सामान्य वस्तु। स्थानापन्न वस्तु कि जो क्या होती हैं, एक दूसरे के स्थान पर हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, वे स्थानापन्न वस्तु कहलाती हैं। ओके, जैसे घर पर चीनी नहीं है तो गुड़ में ही चाय पी सकते हैं, गुड़ का ही हलवा बना सकते हैं, चीनी नहीं है तो, और यदि चीनी है तो उसका यूज हम क्या कर सकते हैं, हलवा बनाने में कर सकते हैं। पूरक वस्तु की बात की मैंने कि एक साथ उपभोग कर सकते हैं, अलग अलग इनका कोई महत्व नहीं है, इनको मिलाकर ही चलना पड़ता है। अब बात आई कि जो निम्न स्तरीय हीन वस्तु है इसमें एक गिफिन वस्तु भी आती है, गिफिन गुड्स आती है। तो जो गिफिन गुड्स है वो थोड़ा निम्न स्तरीय वस्तु से थोड़ा हटकर है, तो इसलिए यहाँ पे उसको बताना संभव नहीं है। उसके लिए अलग सा वीडियो बनाया जाएगा जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि गिफिन गुड्स किसे कहते हैं। ठीक है, रेखा चित्र भी आएगा, पूरा उसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो डायग्राम के माध्यम से होगा। इसलिए मैंने यहाँ पर गिफिन वस्तु के बारे में नहीं बताया। क्यों नहीं बताया कि समय का अभाव है, नहीं तो वीडियो क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा।